इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था तत्वों का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, ये प्रदर्शित किया जाता है उसके परमाणु भार के द्वारा। अब आगे मूव करते हैं। परमाणु सिद्धांत के जनक थे जॉन डाल्टन। एवोगैड्रो संख्या ये कहलाती है 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर। ये कुछ भी हो सकता है। 6.023 इंटू 10⁻23 को बोला गया एवोगैड्रो नंबर। एक मोल का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को खोजा था चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सबसे पहले निर्धारण किया गया था मिल्कन के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बोसॉन का नाम पड़ा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर। नाभिक के बारे में सबसे पहले बताया था रदरफोर्ड ने। द्रव्यमान संख्या होती है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो अगर हम लोग अगर देखें इसको तो ZXA, अगर यहाँ पे A जो है किसी का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास या फिर परमाणु भार है, तो A में क्या हो जाएगा, तो A जो होगा निकल के आएगा वो मेरा होगा प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का जो सम होगा या फिर योग होगा वो होगा परमाणु भार के बराबर। क्वांटम संख्या होती है 4। कौन कौन सा, तो मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है N से, दिगंशी या फिर दिगंशी को करते हैं L से, प्रिंसिपल को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल को बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से, और स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है S से। यानी कुल मिलाकर के देखें हम लोग तो 4 तरह का क्वांटम नंबर हमको देखने को मिलता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो N, L, M और S, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग करेंगे। प्रिंसिपल को N से, एजीमुथल को L से, मैग्नेटिक को M से और स्पिन को S से। नेक्स्ट है कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। ये किसके द्वारा बताया गया, तो ये बताया गया पाउली के अपवर्जन के नियम के द्वारा। किसी कण की एक साथ स्थिति और वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, और ये बताता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। जब तक संभव हो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, नॉन पेयर्ड रहेगा, और ये बताया गया हुंड का अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार। हुंड्स रूल बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर के अगर चाहेगा हमेशा तो वो अनपेयर्ड रहना ज़्यादा पसंद करेगा, ना कि एक ही और बिट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। या इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं, मान लीजिए P में अगर लिखना है तो पहले P में तीनों को एक एक देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे बाद में, उतना समय भी नहीं है और हम लोग को कवर करना है पूरा कंप्लीट अपना। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको पूरे सीरीज को थॉरो देख करके जाइए। आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। किसी भी एग्जाम में चाहे आप अपियर होने जा रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो इंडिया का। नेक्स्ट है इसके बाद परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसको बोला जाएगा समस्थानिक या फिर आइसोटोप्स। नेक्स्ट है परमाणु भार अगर समान हो तो इसको बोला जाएगा आइसोबारिक या फिर समभारिक, और अगर न्यूट्रॉन बराबर हो तो उसको बोलेंगे आइसोटोन्स, ठीक है।
तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। आइसोटोप्स में क्या होगा कि परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार जो है वो अलग अलग होगा। परमाणु भार अगर समान होगा तो उस कंडीशन में उसको बोला जाएगा आइसोबार्स या फिर आइसोबारिक। और जब न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होगा किसी दो एलिमेंट में तो उसको बोला जाएगा आइसोटोन्स। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम बताता है बॉयल्स का नियम, यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बताया गया बॉयल्स रूल के द्वारा। ठीक है, स्थिर ताप टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ये बताया गया चार्ल्स के नियम के अनुसार, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार नियत ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण यानी डिफ्यूजन की आपेक्षिक गतियां घनत्व तथा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ग्राहम्स रूल हमको बताता है, ग्राहम के नियम के अनुसार। यानी नियत ताप एवं दाब यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो गैसों का जो विसरण, जो डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो आपेक्षिक गतियां घनत्व तथा अनुभार के वर्गमूल, घनत्व और अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहले आवर्त का नियम दिया गया मेंडलीव के द्वारा। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाने के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, ये बताया गया था न्यूलैंड्स के ऑक्टेट रूल के अनुसार, या फिर उसके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड्स के ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म, यानी जो प्रॉपर्टीज होगा 8वें तत्व का वो पहला जो तत्व होगा जहाँ से हम लोग 8वां काउंट किए हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा उन दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगा। ये बताया था न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है मोजले के नियम के अनुसार। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग हैं क्रमशः 7 और 18। अगर पीरियड्स देखें हम लोग तो 7 और ये कॉलम्स देखें अगर तो वो है कितना 18। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में 57 से लेकर के 71 तक के तत्वों को कहा जाता है लैंथेनॉइड्स। आधुनिक आवर्त सारणी में 89 से लेकर के 103 तक का जो तत्व है उसको बोला जाएगा एक्टेनॉइड्स। ऊर्जा की वह मात्रा जो कक्षा में उपस्थित बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऊर्जा की वह मात्रा जो कक्षा में उपस्थित बाहरी इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर किसी ऑर्बिट से हमको बाहर निकालना है, अगर वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी हमको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको बोला जाएगा आयनन विभव या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किसी एलिमेंट का वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है किसी एलिमेंट का उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है क्लोरीन का। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है कौन, तो ये होता है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन, फ्लोरीन। धातुओं का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है अम्लीय ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड हमेशा बनाएगा अम्लीय ऑक्साइड का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब कैसा है नेचर इसका, तो ये नेचर है इसका एसिडिक। धातु का ऑक्साइड हमेशा रिएक्शन करके बनाएगा जल से एसिडिक ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके जो क्षार बनाते हैं उसको बुलाया गया क्षारीय ऑक्साइड, और इसमें आपका आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जाम्पल। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ये H2O यानी वाटर, ये सब कैसा है, तो ये सब है उदासीन ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सॉरी, एम्फोटेरिक नहीं, न्यूट्रल। एम्फोटेरिक में दोनों हो जाएगा आपका एसिडिक और बेसिक, ठीक है। और ये हमारा है न्यूट्रल, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और H2O, ये सब कैसा है, तो ये सब है उदासीन ऑक्साइड। किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है सूचकों का या फिर इंडिकेटर्स का।
और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है सबसे पहले लिटमस पेपर का। सूचक का रंग नीला अगर है, लिटमस पेपर अगर नीला है तो अगर सूचक हम लोग देखें यहाँ पे तो अम्लीय माध्यम में हो जाएगा लाल और क्षारीय माध्यम में ये नीला ही रहेगा। यानी अम्लीय यानी एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर नीला से हो जाएगा लाल, और सेम वाइसे वर्सा जो है वो आपका हो जाएगा जब क्षारीय से हम लोग करेंगे तो सूचक का रंग होता है नीला, या लिटमस पेपर कैसा होगा, नीला रंग का होगा। तो अगर अम्ल होगा तो वो हो जाएगा लाल, और क्षार अगर होगा तो वो हो जाएगा नीला। यानी एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर नीला से हो जाएगा कैसा, लाल। मिथाइल ऑरेंज ये लाल रंग का होता है, और अम्लीय माध्यम में ये हो जाएगा लाल, और क्षारीय माध्यम में ये नीला। और फेनाफ्थलीन जो है वो रंगहीन होता है, और ये अम्लीय माध्यम में रहेगा रंगहीन ही, और क्षारीय माध्यम में अगर इसको डाला जाएगा तो ये कर देगा उसको बेसिक, ये जब वो बेसिक जो हमारा सब्सटेंस है उसमें अगर डाला जाएगा फेनाफ्थलीन को तो वो हो जाएगा, कलर कैसा दे देगा, वो दे देगा गुलाबी रंग का। यानी लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में अगर पड़ेगा तो अम्लीय माध्यम उस नीले लिटमस को बना देगा लाल, और क्षार में वो नीला ही रह जाएगा। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में नीला ही रहेगा। और फेनाफ्थलीन जो है वो रंगहीन नेचर का होता है, और वो अम्लीय माध्यम में रंगहीन ही रहेगा, और क्षारीय माध्यम में जैसे ही उसको डाला जाएगा वो बन जाएगा गुलाबी रंग का। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।